merge. यस, रेडी? चलो, कल का रिवीजन कर लिया पूरा? क्या था ऐसे, गेट लगा दे। क्या था एस एंड डब्ल्यू? क्या कहते हैं होमवर्क? लिमिटेशन लिखा? सबने लिखा? ऐसे ऐसे बुक करके दिखा दो। नहीं, ये नोट्स दिखा रहा, नोट्स नहीं बोल रहा हूँ मैं, एस एंड डब्ल्यू बोल रहा हूँ। हाँ परफेक्ट है। निहाल, नहीं वो तो नोट्स है ना। मैंने एस एंड डब्ल्यू बोला था इसका लिखने का, लिमिटेशन का, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। लिख लेना एस एंड डब्ल्यू, ठीक है? और कल से कंफ्यूजन मत रखना। तो इनहेरेंट लिमिटेशन पढ़ा अपन ने। इनहेरेंट लिमिटेशन में क्या था? एक फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, एक ऑडिट प्रोसीजर, टाइमलीनेस ऑफ रेलेवेंट, टाइमलीनेस ऑफ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग एंड रेलेवेंस ऑफ इंफॉर्मेशन ओवर टाइम। उसके बाद में फ्यूचर इवेंट से प्रॉब्लम होगा, और नॉट एन ऑफिशियल इन्वेस्टिगेशन। करेक्ट है? यस, ये हमारे है इनहेरेंट लिमिटेशंस, ठीक है? अभी इसके ऊपर का आपको रिवाइज करना है। बोल, हेलो, हाँ हाँ, ठीक है? इसके ऊपर का रिवाइज कर लेना अच्छे से, ठीक है? और लिख लिख के करना पड़ेगा, ठीक है? लिख लिख के करने से आपका ग्रिप बैठेगा। एस एन डब्ल्यू करने से ग्रिप बैठेगा कंटेंट के ऊपर। सिर्फ पढ़ने से, घुमाने से ग्रिप बैठेगा क्या? नहीं। और वो जो नोट्स में बना रहा हूं वो फ्लैश नोट्स है, वो रिवाइज करने की नोट्स है, वो लर्न करने की नोट्स है क्या? नहीं। लर्न करना है, रिवाइज फिर उससे कर देना फट फट फट, ताकि आपको याद आए। आप लर्न करोगे तभी वो नोट्स आपके काम आएंगे, ठीक है? क्योंकि उसमें कीवर्ड्स है, सब की सेंटेंसेस है, उससे आपको सेंटेंस पूरा याद आ जाएगा कि हाँ ठीक है ये लिखना है। क्लियर है? डोंट मेक देम द मेन, ठीक है? ओके, अब आ जाओ, व्हाट इज एन एंगेजमेंट। यहां पे थे अपन, ठीक है? व्हाट इज एन एंगेजमेंट। अब सुनो, मैनेजमेंट और ऑडिटर ये दोनों आपस में हैंडशेक करते हैं कि तू मुझे खून देना, मैं तुझे आजादी दूंगा, तू मुझे एफएस देना, मैं तुझे ऑडिट करके दूंगा। इस अग्रीमेंट को बोलते हैं एंगेजमेंट। क्या बोलते हैं? अ फॉर्मल एग्रीमेंट। क्या बोला? अ फॉर्मल एग्रीमेंट बिटवीन द ऑडिटर एंड क्लाइंट। किसी के बीच में? ऑडिटर और उसके क्लाइंट के बीच में जो एक फॉर्मल एग्रीमेंट है, अंडर विच ऑडिटर अग्रीज, जिसमें ऑडिटर क्या एग्री कर रहा है कि मैं ऑडिटिंग सर्विसेज प्रोवाइड करूं, ठीक है? तो यहां पे ना, इन ऑडिटिंग दे डोंट यूज वर्ड अग्रीमेंट, दे यूज वर्ड एंगेजमेंट। क्लियर है? ये डिफरेंस है, ठीक है ना? तो ये हो गया एंगेजमेंट। ऑडिट में कभी भी एग्रीमेंट वर्ड यूज नहीं होता किसी भी जगह पे। समझ में आ गया ना? ओके, अब देखो ये एक और क्वेश्चन आ गया। अभी तक कितने क्वेश्चन हो गए? 6, बराबर है, वेरी गुड। एक क्वेश्चन लिखो। you are you are conducting an audit of ABC Limited. You are conducting an audit of ABC Limited and during the course of audit, during the course of audit, one of an article, one of an article argues argues that there is no benefit of doing audit. ऑडिट करने का कोई फायदा नहीं है। एज दैट देयर इज नो बेनिफिट ऑफ डूइंग ऑडिट, एज
as audit is just a formality, full stop. how will you how will you convince such article? How will you convince such article? यस, रेडी? ठीक है, समझ में आया क्वेश्चन कि हम ऑडिट पे गए और हमारा एक आर्टिकल हमको पूछता है कि ये ऑडिट करने का क्या फायदा है, ये तो एक फॉर्मेलिटी है. ही इज नॉट सीरियस अबाउट ऑडिट बिकॉज ही फील्स दैट ऑडिट का कोई बेनिफिट नहीं है. बताइए हम इसको क्या बताएं? तो हम इसको बेनिफिट्स गिनाते हैं. ठीक है, देखो बता दो बेनिफिट्स क्या है. अब सुनो, ये बेनिफिट्स को चालू और लर्न करने के पहले सबसे पहले हमको 5 से 10 मिनट लगेंगे इसको खत्म करने में, लेकिन उसके पहले हमको लॉजिकल समझना है. अगर इसका आंसर आईसीआई नहीं देता, अगर इसका आंसर आईसीआई दिया नहीं होता तो हम क्या क्या सोचते हैं? आप बताओ, बेनिफिट्स ऑफ ऑडिट क्या है? जब ऑडिट का पहला दिन था इंट्रोडक्शन वाला, तब मैंने क्या बोला था आपको कि ऑडिट हम क्यों करते हैं? ठीक है, नहीं, हम किस किस के, हाँ बोलो, हम यूजर्स के लिए करते हैं. ठीक है ना? और किसके लिए करते हैं? गवर्नमेंट के लिए करते हैं कि गवर्नमेंट का भी रेवेन्यू लॉस होगा, है ना, अगर वो कंपनी बराबर परफॉर्म नहीं कर रही है या उस कंपनी में फ्रॉड है तो. यस, तो ये बेनिफिट्स जो ऑडिट के हैं ना, ये सिर्फ शेयर होल्डर को नहीं है, ये सब लोगों को है. वो आप भी उस आर्टिकल के जैसे आज जानोगे कि ऑडिट करने के फायदे क्या क्या है. पहला फायदा बोलता है ऑडिटेड अकाउंट्स. क्या बोल रहा है? ऑडिटेड अकाउंट्स. अच्छा, ऑडिटेड अकाउंट्स मतलब जो ऑडिट हो चुके हैं. बेटा वेरीफाई वर्ड मत यूज कर, क्या यूज करेगा? रिव्यू. वेरीफाई मतलब एब्सोल्यूट एश्योरेंस बोल रहा है, रिव्यू. ठीक है, ऑडिटेड अकाउंट्स प्रोवाइड हाई क्वालिटी इंफॉर्मेशन. क्या प्रोवाइड कर रहे हैं? हाई क्वालिटी इंफॉर्मेशन. क्योंकि उस पर ऑडिटर का साइन लगा हुआ है, मतलब उसमें झूठ होने के चांसेस बहुत कम है. इट गिव्स कॉन्फिडेंस टू यूजर्स दैट द इंफॉर्मेशन ऑन विच दे आर रिलाइंग इज क्वालिटेटिव. तो पहला पॉइंट आ गया यूजर का, बराबर है? किसका आ गया? यूजर का, बराबर है ना? अब यूजर में कोई भी हो सकता है, 140 करोड़ में से कोई भी व्यक्ति यूजर हो सकता है. अभी मैं आपको आज बीपीसीएल का दिखा रहा था एनुअल रिपोर्ट एएस पढ़ाते पढ़ाते, तो मैं क्या हूं? यूजर. यस, अगर वो ऑडिटेड अकाउंट्स नहीं होते तो मेरा उस पर कॉन्फिडेंस होता क्या? तो बोलता है ऑडिटेड अकाउंट्स प्रोवाइड हाई क्वालिटी इंफॉर्मेशन एंड it helps users to understand that they are relying on qualitative information. ठीक है, उनको कॉन्फिडेंस देता है. उनको क्या देता है? कॉन्फिडेंस. ठीक है, तो यहाँ पे हमारे जो वर्ड है जो हमें ध्यान रखने हैं, जो हमारे नोट्स में आने वाले हैं, ठीक है, वो है हाई क्वालिटी इंफॉर्मेशन एंड कॉन्फिडेंस टू यूजर्स. ठीक है, 2 एरो. समझ में आया? ऐसा बनता ना अपना. यस, इसमें ज्यादा बनेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 बनेंगे. तो उस हिसाब से स्पेसिंग रखना है. चाहिए किसी को करना है तो लैंडस्केप कर सकते हैं, तुम्हारी इच्छा. ठीक है, और इसमें 2 आएंगे एरो. पहले में आप क्या लिखोगे? हाई क्वालिटी इंफॉर्मेशन. फिर एक एरो बनाओगे, फिर क्या लिखोगे? कॉन्फिडेंस टू यूजर्स. अब जब तू रिवाइज करेगा ना, 15 मिनट में तो रिवाइज करना है, ये 2 वर्ड से देखो पूरा सेंटेंस याद आ जाएगा. हाँ, ऑडिटेड अकाउंट्स प्रोवाइड हाई क्वालिटी इंफॉर्मेशन एंड इट गिव्स कॉन्फिडेंस टू यूजर दैट दे आर रिलाइंग ऑन क्वालिटेटिव इंफॉर्मेशन. समझ में आया? क्लियर है? ओके. अब पहला हो गया यूजर का पॉइंट, उसके बाद में आता है शेयर होल्डर्स का पॉइंट. किसका? मतलब ओनर्स ऑफ कंपनी. यस. अब सुनो, मैंने आपको बताया था इंट्रोडक्शन पे कि अपने सबके पास में 1% शेयर्स है. काय के? रिलायंस के. लेकिन हम तो पढ़ाई कर रहे हैं, क्या हम बैठे हैं मैनेजमेंट के अंदर? नहीं, वो लोग चला रहे बिजनेस. हमको कैसे कॉन्फिडेंस आया कि वो लोग कुछ गड़बड़ नहीं कर रहे? हम तो वहां पे जाके बैठ नहीं सकते. अब जब ये अकाउंट्स ऑडिट हो जाएगा ना, तो ऑडिटर के ऑडिटेड अकाउंट से मुझे कॉन्फिडेंस आएगा
एज अ शेयर होल्डर कि एवरीथिंग इज गोइंग वेल एंड मैनेजमेंट मेरा चूना नहीं लगा रहा है। समझ में आया? देखो, शेयर होल्डर्स मे और मे नॉट बी इन्वॉल्व इन डेली अफेयर्स ऑफ द कंपनी। बोलो, बराबर बात है। इन्वॉल्व हो भी सकते हैं, इन्वॉल्व नहीं भी हो सकते। द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर प्रिपेयर्ड बाय मैनेजमेंट कंसिस्टिंग ऑफ डायरेक्टर्स, है ना। बोलता है एफएस कौन बना रहा है? मैनेजमेंट। और मैनेजमेंट मतलब कौन? डायरेक्टर्स, चीफ एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, डायरेक्टर फाइनेंस, डायरेक्टर एचआर, डायरेक्टर मार्केटिंग, होते हैं ना अलग अलग। एज शेयरहोल्डर्स आर ओनर्स ऑफ द कंपनी, दे नीड एन इंडिपेंडेंट मैकेनिज्म। क्योंकि वो ओनर है, उनको एक इंडिपेंडेंट मैकेनिज्म चाहिए कि सब कुछ ठीक है, हमको मैनेजमेंट पे भरोसा नहीं है। Hence their interest is safeguarded by audit. उनका जो इंटरेस्ट है, उनका जो कंपनी में इंटरेस्ट है, वो ऑडिट के कारण सेफगार्ड होता है। ऑडिटर ने जब ऑडिट कर दिया है ना, तो अपन यहां बैठ के बोलेंगे हाँ ठीक है, एक इंडिपेंडेंट आदमी ने चेक कर लिया, मतलब हमारा जो भ्रम है मैनेजमेंट को लेके वो गलत है, मैनेजमेंट ने सही काम किया है, कोई दिक्कत नहीं है, मेरा पैसा सेव है। बराबर है? क्लियर है? एकदम बराबर है। तो शेयर होल्डर्स के लिए वो सेफगार्ड होता है। अब तुम सोचो, जिन जिन ऑडिटर ने अपना काम ढंग से नहीं किया था, है ना, गो फर्स्ट एयरलाइंस, किंगफिशर, नीरव मोदी, ऑल दीज आर लिस्टेड कंपनीज। जिन जिन ऑडिटर ने अपना काम ढंग से नहीं किया, उनकी साइन के भरोसे हम शेयर लेते गए, उनकी साइन के भरोसे हम चीजें करते गए। ठीक है, ऑडिटर ने साइन किया, हमने ऑडिटेड स्टेटमेंट देखे, हमको ट्रस्ट आया, अरे भाई बराबर है, मैंने पैसा डाला, बिल्कुल मैं तो ट्रस्ट करूंगा ना। और बाद में मालूम पड़ा कि वो वहां पे फ्रॉड था, ऑडिटर ने अपना काम ढंग से किया क्या? नहीं किया, उसी कारण हमारा पैसा चला गया, शेयर होल्डर्स का पैसा। क्योंकि मैं थोड़ी जाके किंगफिशर के बोर्ड में बैठा हूं। क्लियर है? ठीक है, पहला यूजर के लिए है, क्या बोलता है? दो वर्ड, हाई क्वालिटी इंफॉर्मेशन एंड कॉन्फिडेंस टू यूजर्स। बोलो, हाई क्वालिटी इंफॉर्मेशन, आपस से। सेकंड क्या है? शेयर होल्डर का पॉइंट। पहला पॉइंट यूजर का है, सेकंड किसका है? शेयर होल्डर का। बोले शेयर होल्डर मे और मे नॉट बी इन्वॉल्व इन डेली अफेयर्स ऑफ द कंपनी। बोलो, एक और बार, फिर बोलता है एफएस प्रिपेयर्ड बाय मैनेजमेंट। बोल दो, ओनर रिक्वायर्ड इंडिपेंडेंट मैकेनिज्म, hence their interest is safeguarded by audit. क्लियर है? एकदम। एक पॉइंट यूजर का हो गया, एक पॉइंट शेयर होल्डर का हो गया। ठीक है, सेंटेंस एलॉबरेशन आना चाहिए। ठीक है, ओके। ऑडिट एक्ट एज मॉरल चेक ऑन एम्प्लॉइज। क्या बोल रहा है? बोलो ना, ऑडिट एक्ट एज मॉरल चेक ऑन एम्प्लॉइज फ्रॉम कमिटिंग फ्रॉड्स। कोई एक्सप्लेन कर सकता है? बोल, क्या आप ताली हो जाएगा? एग्जैक्टली, है ना, उनको एक मॉरल चेक रहता है, उनको मालूम है कि अगर मैंने कोई फ्रॉड किया तो ऑडिटर उसको पकड़ सकता है। तो ऑडिट एक्ट एज अ मॉरल चेक ऑन एम्प्लॉइज। ऑडिट हर बार एम्प्लॉइज का मॉरल चेक करते रहता है ना। मॉरल मतलब तुम्हारे एथिक्स, तुम्हारे संस्कार। ठीक है, तुमको मालूम है, अब तुम सीधे देखो ना, कोई ज्वेलरी का शोरूम है ना, ज्वेलरी का शोरूम है, मैंने सारी ज्वेलरी रख रखी है, सारा सोना रख रखा है, सोने की बिस्किट रख रखी, कोई गेट नहीं है, कुछ नहीं। आदमी का मन डोलता है, उसके मॉरल डोलते हैं कि यार मैं छुपके से एक छोटी सी रिंग निकाल लेता हूं, किसी को पता भी नहीं चलेगा। लेकिन अगर उसको पता है कि हर दूसरे दिन पे ऑडिटर फिजिकल वेरिफिकेशन करता है, तो उसको मालूम है वो पकड़ में आ जाएगी, और आ गई तो जो वहां पे इंचार्ज है उसके गला पकड़ा जाएगा, उसको ही रिएम्बर्समेंट कंपनी को देना पड़ेगा। इसके लिए वो चाह कर भी चोरी करेगा क्या? तो ऑडिट एक्ट एज मॉरल चेक किस पे? किस पे? ऑन एम्प्लॉइज, ऑन। समझ में आया? पहला यूजर का था, दूसरा शेयर होल्डर का था, और तीसरा एम्प्लॉय का।
यूजर का क्या था? हाई क्वालिटी इंफॉर्मेशन, कॉन्फिडेंस टू यूजर्स। शेयर होल्डर का क्या था? मे और मे नॉट बी इन्वॉल्व, उनको क्या चाहिए? इंडिपेंडेंट मैकेनिज्म। ये दो ही बोलना है, मे और मे नॉट बी इन्वॉल्व बोलो, और उसके नीचे इंडिपेंडेंट मैकेनिज्म। ठीक है। तीसरा एम्प्लॉइज, यूजर हो गया, शेयर होल्डर हो गया, एम्प्लॉय। मॉरल चेक ऑन एम्प्लॉइज बोलो, वापस से, क्लियर है? ठीक है। फटाफट ये जो क्वेश्चन है ना, इसके नीचे वो 6 एरो निकाल लो हाथों हाथ, जल्दी जल्दी। लेकिन देखो मेरे को कुछ नोट्स यहां बनाऊंगा, कुछ नोट्स घर पे दूंगा, टाइम दोनों मैंने बैलेंस करके चलना है अपने को। पहले इसमें लिखो हाई क्वालिटी इंफॉर्मेशन, मैं रुकूंगा नहीं यहां, फिर जो बस की घर पे बना लेना। हाई क्वालिटी इंफॉर्मेशन है ना, उसके नीचे लिखो कॉन्फिडेंस टू यूजर्स। दूसरा लिखो, लिखो ना फटाफट, मे और मे नॉट बी इन्वॉल्व शेयर होल्डर। अच्छा उसमें हेडिंग डाल देना यूजर, ताकि आपको याद रहे ना, यूजर, दूसरे में डालना शेयर होल्डर, और फिर लिखो मे और मे नॉट बी इन्वॉल्व, और लिखो नीड्स इंडिपेंडेंट मैकेनिज्म। वेरी गुड। तीसरा, तीसरे में लिखो हेडिंग में एम्प्लॉय, और लिख दो मॉरल चेक ऑन एम्प्लॉइज। क्या बात, ठीक है। देखो एक है ना, ऑडिट के टीचर को, जिसको भी दिल से ऑडिट पढ़ाना है, वो एक ही चीज डिमांड करता है, वो है पार्टिसिपेशन। ठीक है। उससे क्या होता है, टीचर भी पढ़ाने में जोशीला रहता है और बच्चे जल्दी जल्दी कैच करते हैं उसको। चौथा लिखो, चौथे की हेडिंग डालो गवर्नमेंट। ठीक है। और उसके नीचे लिखो हेल्पफुल टू गवर्नमेंट अथॉरिटीज, हेल्पफुल टू गवर्नमेंट अथॉरिटीज। गवर्नमेंट वाला पॉइंट सिंपल है कि बोले ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट गवर्नमेंट अथॉरिटीज को हेल्पफुल होते हैं। क्यों मालूम क्या? क्योंकि गवर्नमेंट अथॉरिटीज इन स्टेटमेंट्स को बहुत सारे चीजों में यूज करता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर गवर्नमेंट को ग्रांट देना है तो वो ऑडिटेड एफएस यूज करेगा, सब्सिडी पास करना है ऑडिटेड एफएस यूज करेगा। मान लो गवर्नमेंट को उस कंपनी को इंटरनेशनल लेवल प्रमोट करना है, ठीक है, तो भी गवर्नमेंट देखती है कि इसको ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट है क्या इसके बराबर। इंटरनेशनल लेवल पे प्रमोट करना मतलब कुछ कंपनीज होती है जो इंडिया को रिप्रेजेंट करती है इंटरनेशनल मार्केट में, और उनको पुश कौन करता है? गवर्नमेंट। तो गवर्नमेंट बेसिकली किसी भी कंपनी को कुछ भी तरीके से यूज कर सकती है। तो गवर्नमेंट नॉर्मल एफएस यूज करेगी क्या? वो तो मैनेजमेंट ने बनाया, खुद की बढ़ाई तो कोई भी करता ना, लेकिन अगर उसको चेक कर लिया है, ऑडिटर ने उसको रिव्यू कर लिया है, एक स्टैम्प साइन मार के उसको सर्टिफाई कर दिया है, उसको बोलते हैं ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट। गवर्नमेंट के लिए ये ऑडिटेड एफएस, उसको हम लोग बोलते हैं एएफएस। क्या बोलते हैं? एएफएस बहुत यूजफुल होते हैं। किसको? गवर्नमेंट। क्लियर है? पहला यूजर, फिर शेयर होल्डर, यूजर शेयर होल्डर लगभग लगभग सेम, फिर एम्प्लॉय, एम्प्लॉय के बिना कंपनी चलेगी नहीं, गवर्नमेंट। गवर्नमेंट को एक और तरीके से काम आता है ऑडिटेड एफएस, और वो है टैक्स, है ना, कि भाई कंपनी ने टैक्स का कैलकुलेशन बराबर किया है क्या? ये तो कंपनी का टैक्स बन रहा है 10 लाख, कंपनी ने किया 5 लाख, गवर्नमेंट का 5 लाख का नुकसान हो गया ना, कंपनी ने गलत टैक्स लिखा जानबूझ के ताकि टैक्स कम भरना पड़े। ठीक है, लेकिन अगर ऑडिटर रहेगा तो पकड़ लेगा। यस, फायदा किसका हुआ? गवर्नमेंट का हुआ। पांचवा, लेंडर्स लिखो, लेंडर्स। लेंडर मतलब है ना, जो कंपनी को पैसा दे रहे हैं। विजय माल्या के केस में एसबीआई बैंक था। यस, एसबीआई बैंक ने विजय माल्या के ऑडिटेड एफएस को देख के पैसा दिया था, लेकिन डूब गया। तो ऑडिटर ने कहीं ना कहीं सही तरीके से काम नहीं किया, वो फ्लैग नहीं कर पाया, या फिर किया भी होगा, बट क्या है, जब मैनेजमेंट इनहेरेंट लिमिटेशंस, 5 इनहेरेंट लिमिटेशन जिसके कारण मैंने सही काम किया भी है, फिर भी कोई ना कोई फ्रॉड और एरर या मिसस्टेटमेंट उसमें हो सकता है।
उसमें हमने देखा था नेचर ऑफ ऑडिट प्रोसीजर, उसमें मैंने बोला था 2 पॉइंट मैनेजमेंट के ही है कि मैनेजमेंट में इटसेल्फ इन्वॉल्व इन फ्रॉड, ठीक है ना। मैनेजमेंट में इंक्लूड डिसऑनेस्ट और अनस्क्रपलस पीपल, करेक्ट है, ठीक है, बहुत बढ़िया। तो ऑडिटेड एफएस कैन बी रिलाइड अपॉन बाय द लेंडर्स। अगर आपको पैसा चाहिए, ठीक है, आपको चाहिए मान लो 1 करोड़ रुपए, तो आप क्या करोगे, आप लेंडर के पास जाओगे, आप 2 जनों के पास जाओगे। एक तो लेंडर मतलब गांव का कोई भी व्यक्ति जो पैसा देता है, और दूसरा आप जाओगे बैंकर, एसबीआई बैंक, पीएनबी, कोटक बैंक, यस। आप उनको जाके बोलोगे मेरे को पैसा चाहिए, वो बोलेगा ला मेरे को एफएस दिखा, मैं देखता हूं कि तू सक्षम है क्या। मैंने एफएस बनाया, उसको दे दिया, ठीक है, वो देख रहा है, उसने पूरे एफएस पढ़ लिए, नीचे देखा साइन ही नहीं है। बोले ये क्या है सर, आपने एफएस मंगाया था ना। बोले ये एफएस नहीं है, ये कागज का टुकड़ा है, क्योंकि ये तूने बना के दिया है, तेरा क्या भरोसा, तेरे को तो लोन चाहिए, तू तो उसमें दिखाएगा इतना रेवेन्यू है, ये वो है, मेरे को क्या मालूम तू सच बोल रहा है। सर माँ का, अरे चल साइन लेके ऑडिटर की, उसको बोल चेक करने के लिए। फिर वो आता है सीए के पास में, सीए उसको ऑडिट करके देता है और उसको बोलते हैं एएफएस, मतलब ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट। और अब वो बैंकर तुमको लोन देगा। अकोला में मैक्सिमम सीए प्रैक्टिस इस पे टिकी है, ठीक है, इसको बोलते हैं फाइनेंसिंग। क्या बोलते हैं, तुमको लोन चाहिए तो सीए तुमको फाइनेंस करा के देता है, मतलब वो तुम्हारे सारे पेपर वर्क सब सही करके देता है, साइन करके देता है, ठीक है। सो ऑडिटेड एफएस कैन बी रिलाइड अपॉन बाय द लेंडर्स, बाय द बैंकर्स। कौन रिलाई करेगा, लेंडर और बैंकर। क्यों करेगा, फॉर मेकिंग देयर क्रेडिट डिसीजंस, फॉर मेकिंग देयर क्रेडिट डिसीजंस। समझ में आया, ठीक है, क्योंकि बैंकर को डिसीजन लेना है ना कि मैं सृष्टि को पैसा दूं या नहीं दूं, मैं अनुश्री को पैसा दूं या नहीं दूं, मैं गौरांग को पैसा दूं या नहीं दूं। ये बैंकर डिसीजन कैसे लेगा, जब वो तीनों के ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स देखेगा। क्लियर है, लिखो, लेंडर में लिखो, कैन बी रिलाइड फॉर मेकिंग क्रेडिट डिसीजन, कैन बी रिलाइड फॉर मेकिंग क्रेडिट डिसीजन, लिख दिए। अब क्या हो गया, यूजर, शेयर होल्डर, गवर्नमेंट, एम्प्लॉय, लेंडर, 5 लोगों को बेनिफिट है ऑडिट से। ऑडिट में ऑल्सो डिटेक्ट फ्रॉड, एरर और बोथ। ये एक जेनरिक पॉइंट है, ये पूरे इंडिया के लिए है कि ऑडिट फ्रॉड भी डिटेक्ट कर सकता है, एरर भी डिटेक्ट कर सकता है, या दोनों भी डिटेक्ट कर सकता है। मैं कह दूं एक तरीके से मिसस्टेटमेंट, मैंने बोला था कि मैं जब मिसस्टेटमेंट बोलूंगा उसके आगे लिखा रहेगा आइदर ड्यू टू फ्रॉड और एरर, और मैंने बोला था मैं पढ़ूंगा नहीं उसको, ठीक है। तो सिंपल है, ऑडिट कैन डिटेक्ट मिसस्टेटमेंट, लेकिन क्या है, ये बेनिफिट है, वो आर्टिकल है, उसको समझ में नहीं आएगा मिसस्टेटमेंट क्या होता है। इसके लिए ऑडिट कैन डिटेक्ट फ्रॉड और एरर, ठीक है, लिखो, कैन डिटेक्ट फ्रॉड ऑब्लिक एरर। उसके बाद में लास्ट, अच्छा, मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या क्या है, एफएस बनाना और क्या बोले, आईसी, इंटरनल कंट्रोल। ये 2 किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मैनेजमेंट की। ऑडिटर क्या रिव्यू करता है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ऑडिटर एक और चीज रिव्यू करता है, आगे 2-3 चैप्टर इस पे ही है, उसका नाम क्या है, आईसी। सिक्के के 2 पहलू है, एफएस कौन बना रहा, मैनेजमेंट, उसको रिव्यू कौन कर रहा, आईसी कौन डिवाइस करेगा, मैनेजमेंट, डिवाइस मतलब लगाना, ठीक है, उसको रिव्यू कौन करेगा, समझ में आया। तो देखो उसके बाद में लास्ट पॉइंट, ऑडिटर रिव्यू करता है, क्या रिव्यू करता है, एग्जिस्टेंस ऑफ कंट्रोल्स, मतलब ये कैमरा लगा है क्या, एग्जिस्टेंस मतलब कोई चीज होना या ना होना। कैमरा अगर नहीं लगा है तो मैं क्या बोलूंगा, कैमरा इज नॉट एग्जिस्टिंग हियर, कैमरा लगा है तो बोलूंगा कैमरा इज इन एग्जिस्टेंस, ठीक है। ऑपरेशंस ऑफ वेयर कट, कैमरा लगा है सर एग्जिस्टेंस में, लेकिन उसको वायर ही नहीं है, तो दोनों चीज एंड कंडीशन है ना, इट शुड बी इन एग्जिस्टेंस, इट शुड बी ऑपरेशन। सो ऑडिटर रिव्यूज एग्जिस्टेंस एंड ऑपरेशंस किसका, ऑफ कंट्रोल्स, ठीक है। और अब जब उसने देख लिया कि एग्जिस्टेंस में है, ऑपरेशन में भी है,
तब वो देख, इसमें अगर कोई डेफिशिएंसी उसको लगती है, डेफिशिएंसी मतलब अरे सर ये सिर्फ ना यही एंगल ले रहा है, यहाँ का एंगल तो ले ही नहीं रहा है, यहाँ कोई चोरी कर लिया तो, है ना। तो अगर मेरे को कोई डेफिशिएंसी लगती है कंट्रोल में तो मैं मैनेजमेंट को बता सकता। ये ऑडिट का फायदा है। देखो क्या है, ऑडिटर रिव्यूज एग्जिस्टेंस एंड ऑपरेशन ऑफ वेरियस कंट्रोल्स ऑपरेटिंग इन एन एंटिटी, hence it is useful at pointing out deficiencies। और आप आगे पढ़ने वाले ऑडिटर अपने रिपोर्ट में इंटरनल कंट्रोल को लेके भी लिखता है बहुत कुछ कंपल्सरीली, तो उसको कोई भी डेफिशिएंसी लगी, कुछ लगा तो वो लिख सकता है। ठीक है, क्लियर है, पक्का? सब लोग बोलेंगे मैडम, सब लोग बोलेंगे। पहला कौन था? यूजर, फिर शेयर होल्डर, फिर गवर्नमेंट, फिर एम्प्लॉय, फिर लेंडर बैंकर। ये हो गए आपने आदमी, 5 आदमी है। पहला कौन है? यूजर, फिर कौन है? फिर कौन है? फिर बस 2 जनरल पॉइंट है, एक फ्रॉड एरर और एक इंटरनल कंट्रोल। लिखो इंटरनल कंट्रोल, लिखो लास्ट वाला पॉइंट। इंटरनल कंट्रोल, उसमें लिखो रिव्यूज, लिखा रिव्यूज एग्जिस्टेंस एंड ऑपरेशन ऑफ आईसी, दैट्स इट। ठीक है, हो गया, समझा दिया हमने वो आर्टिकल को, समझ गया वो कि भैया 7 बेनिफिट्स है। कितने? 7। कितने? 7। कोई चीट कोड नहीं, कुछ नहीं, 7 बेनिफिट है। यूजर याद रखा, अपने आप सारे याद हो जाएंगे। ठीक है, बता दो आपको, सिर्फ और सिर्फ हेडिंग याद रखो पहले, तो वो याद हो गई ना, और 2-3 बार तुमने सिर्फ वो रिवाइज कर लिया अपने हेड पॉइंट्स, तुमको सेंटेंस आ जाएंगे। लेकिन हेडिंग मत भूलना, यूजर, शेयर होल्डर, गवर्नमेंट, एम्प्लॉय, लेंडर, और 2 जनरल पॉइंट, फ्रॉड एरर और इंटरनल कंट्रोल। समझा? जितना जो जिसकी जो क्षमता है उस हिसाब से बोला करो, है ना, उस हिसाब से रिपीट करा करो। ये करने से ही लर्न होगा। ये जो मैं करवा रहा हूं ना, ये तुमको घर पे करना होता है, राइट। पढ़ाने का पैटर्न क्या होता है? सामने ने कंसेप्ट सिखा दिया, बता दिया, आगे बढ़ा। लेकिन मैं 10 मिनट और दे रहा हूं, काय पे? ये लर्न कराने पे। और इसी पैटर्न पे घर पे भी लर्न करना, बराबर है? डन। अगला, व्हाट इज एन अश्योरेंस एंगेजमेंट? ठीक है, अश्योरेंस एंगेजमेंट क्या है? पढ़ नंदीश एक बार। What is an assurance engagement? Assurance engagement means an engagement in which a practitioner expresses a conclusion designed to enhance the degree of confidence of the intended user, other than the responsible party, about the outcome of the evaluation of a subject matter against the entity. बहुत सारी चीजें। ठीक है, ये डेफिनेशन अपने को समझ में आएगा जब अपन नीचे का पढ़ेंगे। ठीक है ना, जब अपन नीचे का पढ़ेंगे। अब सुनो मेरी बात। अब क्या होता है, ऑडिटर, मैंने आपको क्या बोला, अकाउंट्स, अगर हम बात करें अकाउंट्स बनाने की, किसकी? अकाउंट्स बनाने की। ठीक है, तो इसको क्या लगता है? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, बराबर है? या आप बोलो AFRF, है ना, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नैरो टर्म, AFRF ब्रॉडर टर्म। ठीक है, बराबर है। अब आता है ऑडिट कंडक्टिंग, मतलब आप ऑडिट कर रहे हो, इसको क्या लगता है? स्टैंडर्ड्स ऑफ ऑडिटिंग, एसएस, बराबर है, करेक्ट है। लेकिन आपको सीए इंटरमीडिएट में तो सिर्फ यही है, ऐसे, इसके लिए अपन बार बार ऐसे ऐसे ही बोलने वाले हैं। लेकिन सीए फाइनल में ऐसे के अलावा भी चीजें होती है। ठीक है, एक होता है अश्योरेंस एंगेजमेंट। क्या होता है? अश्योरेंस एंगेजमेंट। अश्योरेंस एंगेजमेंट क्या होता है वो समझो। मान लो एक सीए फर्म है, ठीक है, एक सीए फर्म है। अब यहां पे एक है डीमार्ट। डीमार्ट कौन है? ठीक है, डीमार्ट ने क्या बोला कि आप हमारे एफएस का ऑडिट कर दो, हायर किया, बराबर है। इसको क्या बोलते हैं? स्टैंडर्ड्स एंड ऑडिटिंग। पूरा एसेस लगेंगे,
आप स्टैंडर्ड्स और ऑडिटिंग के हिसाब से ऑडिट करोगे और आप ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बना उसको साइन करके दोगे तो वो एफएस हो जाएगा एएफएस। बात क्लियर? किसी को डाउट यहां तक? अब क्या होता है प्रैक्टिकल वर्ल्ड में, एक और डीमार्ट है। ये कौन है? ठीक है, अब ये क्या बोल रहा है, सुनो, ये बोल रहा है कि मेरे को एफएस का ऑडिट नहीं करना है, उसके लिए मेरा दूसरा ऑडिटर है, उसके लिए मेरा दूसरा ऑडिटर है। ठीक है, एक है ना बैंक है, कौन है? ठीक है, वो बैंक को डीमार्ट को लोन देना है। ठीक है, वो लोन है वर्किंग कैपिटल के लिए। किसके लिए? तो बैंक बोलती है कि तेरी इन्वेंट्री को लीन रख के मैं लोन देने वाली हूं। बैंक क्या करती है, बैंक आती है मेरे पास में, बोलती है एक काम कर, ये जो डीमार्ट है ना, इसकी सिर्फ इन्वेंट्री, किसका? सिर्फ इन्वेंट्री के ऊपर मेरे को एक रिपोर्ट बना के दे। किसके ऊपर? सिर्फ इन्वेंट्री के ऊपर मेरे को एक रिपोर्ट बना के दे कि इसकी इन्वेंट्री बराबर है, इसकी इन्वेंट्री की कंडीशन बराबर है, इसकी इन्वेंट्री की वैल्यू बराबर है, इसकी इन्वेंट्री सेलेबल है, इसकी इन्वेंट्री प्रॉपर रिपैक्ड है, इसकी इन्वेंट्री के ऊपर इंटरनल कंट्रोल बराबर लगे हैं, एग्जिस्टेंस में भी है और ऑपरेशन में भी है। ठीक है, तो इसको बोलते हैं क्राइटेरिया। क्या बोलते हैं? क्राइटेरिया। ये मेरे को 10 क्राइटेरिया बैंक ने दे दिए कि ये सब आपको चेक करना है, ये सब आपको चेक करना है। समझ में आया? इसको बोलते हैं अश्योरेंस एंगेजमेंट। क्या बोलते हैं? अश्योरेंस करना मतलब आई अश्योर यू दैट यू ऑल आर गोइंग टू अचीव 50 मार्क्स इन ऑडिटिंग। ये मेरा आपको क्या है? अश्योरेंस। क्या है? तो ऑडिटर जब ऑडिट करता है ना प्रॉपर पूरा, उसको बोलते हैं ऑडिट। लेकिन जब ऑडिटर ऑडिट नहीं कर रहा, किसी भी दूसरी चीज का अश्योरेंस दे रहा, ठीक है, चाहे वो इन्वेंट्री हो, चाहे वो सिर्फ पीपी हो, चाहे वो कोई भी चीज हो, चाहे वो कोई भी चीज हो, अगर ऑडिटर अश्योरेंस दे रहा, अश्योरेंस दे रहा मतलब एक आश्वासन दे रहा कि जो आपने मेरे को बोला था वो ठीक है, यस, तो उसको लगते हैं SAE। इसका मतलब क्या होता है? स्टैंडर्ड्स ऑन स्टैंडर्ड्स ऑन अश्योरेंस एंगेजमेंट। स्टैंडर्ड्स ऑन अश्योरेंस एंगेजमेंट। ये सीए इंटर में नहीं है, इसका डेफिनेशन वगैरह है, एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं सिर्फ ये डेफिनेशन वगैरह जो मैं पढ़ाने वाला हूं ना उसके ऊपर। ठीक है, अश्योरेंस एंगेजमेंट में कुल मिला के एक क्वेश्चन है एग्जाम में। अगर अश्योरेंस एंगेजमेंट को लेके आएगा तो वही क्वेश्चन आएगा, क्योंकि वो एक ही क्वेश्चन है। फाइनल में इसका पूरा चैप्टर है। ठीक है, समझ में आया? तो मैं आपको ये बोल रहा हूं सिंपल, अगर ऑडिट की बात करें और अश्योरेंस एंगेजमेंट की बात करें, ये दो सिक्के के पहलू समझ में आए। ठीक है, ऑडिट में ऐसे लगने वाला है, इधर ऐसे ई लगने वाला है। ठीक है, ऑडिट में पूरे एफएस का ऑडिट होने वाला है, इधर हो सकता है कि कोई पर्टिकुलर आइटम का ऑडिट हो। यस, ये मोटा मोटा डिफरेंस है अश्योरेंस का। ठीक है, अब हम लोग अश्योरेंस एंगेजमेंट पढ़ते हैं। सुनो, ये नॉर्मली एक 3 पार्टी रिलेशनशिप होती है। कितनी? 3 पार्टी रिलेशनशिप होती है। इसमें 3 लोग इन्वॉल्व होते हैं। कितने? 3 लोग। एक तो अपन होंगे, अपन कौन है? ऑडिटर है। अपन कौन है? ऑडिटर। लेकिन हम ऑडिटर कब बोलते हैं? जब तू फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का ऑडिट कर रहा है। अश्योरेंस एंगेजमेंट में तो ऑडिट कर रहा क्या? ऑडिट कर रहा क्या? तो तेरे को ऑडिटर बोलेंगे क्या? तेरे को बोलेंगे प्रैक्टिशनर। क्या बोलेंगे? प्रैक्टिशनर। ये एक डिफरेंस है। क्या बोलेंगे? प्रैक्टिशनर। तो 3 पार्टी रिलेशनशिप है। एक तो रहेगा प्रैक्टिशनर, एक कौन रहेगा? एक रहेगा रिस्पॉन्सिबल पार्टी। कौन रहेगा? रिस्पॉन्सिबल पार्टी। एफएस बनाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है? मैनेजमेंट की। किसकी है? तो ऑडिट के केस में रिस्पॉन्सिबल पार्टी मैनेजमेंट थी। अश्योरेंस एंगेजमेंट जो मैंने आपको ट्रायंगल एग्जांपल दिया था, करेक्ट है, उसमें डीमार्ट रिस्पॉन्सिबल पार्टी है। क्यों? क्योंकि डीमार्ट को इन्वेंट्री मेंटेन करनी थी। बराबर है? ये देखो,
डीमार्ट को इन्वेंट्री मेंटेन करनी थी, डीमार्ट को इन्वेंट्री के सारे स्टेटमेंट मेंटेन करने थे, डीमार्ट को इन्वेंट्री के आईसी मेंटेन करनी थी। तो रिस्पॉन्सिबल पार्टी कौन है? डीमार्ट। और तीसरी पार्टी रहेगी इंटेंडेड यूजर। अपने ट्रायंगल में इंटेंडेड यूजर कौन है? बैंक। क्योंकि बैंक आपकी अश्योरेंस रिपोर्ट को यूज करके डिसाइड करेगा कि उसको डीमार्ट को लोन देना है या नहीं। थ्री पार्टी रिलेशनशिप, ठीक है। एक है प्रैक्टिशनर, एक है रिस्पॉन्सिबल पार्टी जिसका अपने को चेक करना है, जिसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है जो चीज चेक करना है वो बनाना, वो मेंटेन करना, और तीसरा है बैंक, मतलब यूजर, इंटेंडेड यूजर। ये समझ में आया? जब भी ये आंसर आएगा सबसे पहले चालू करने का, अगर क्वेश्चन एग्जाम में आया, ठीक है, लिख लो, क्वेश्चन भी लिख लो हाथों। व्हाट इज एन अश्योरेंस एंगेजमेंट? बार बार पैर अंदर मत रख भाई। व्हाट इज एन अश्योरेंस एंगेजमेंट एंड ऑल्सो स्टेट एलिमेंट्स ऑफ अश्योरेंस एंगेजमेंट। ठीक है, लिखा? अब देखो उसके नीचे ना एक छोटा सा बॉक्स बना दो ऐसा, और बॉक्स के अंदर लिखो थ्री पार्टी रिलेशनशिप, थ्री पार्टी रिलेशनशिप। फिर वो बॉक्स से तीन एरो ऐसे निकालो, निकाला? पहले में लिखो प्रैक्टिशनर, दूसरे में लिखो रिस्पॉन्सिबल पार्टी, तीसरे में लिखो इंटेंडेड यूजर। ठीक है, ये पूरा पेज आप इसके लिए लग जाएगा। ठीक है, चलो अब है ना बाकी का बाद में लिखेंगे, अभी ध्यान दो, लर्न करेंगे पहले। ठीक है, क्लास में लर्न करेंगे, बाद में टाइम काम कम रहेगा तुम्हारे पास में। चलो अब देखो प्रैक्टिशनर कौन है, पढ़वल निहाल? बस वो बोलता है प्रैक्टिशनर कौन है? एक पर्सन जो अश्योरेंस प्रोवाइड करने वाला है, बराबर है? मतलब मैं सीए, सीए फर्म, क्योंकि हम ही लोग अश्योरेंस देने वाले हैं। ठीक है, आगे। ये जो प्रैक्टिशनर की टर्म है ना, ये ऑडिटर से ब्रॉडर है। क्यों? क्योंकि ऑडिटर तो सिर्फ ऑडिट को लगता है, लेकिन प्रैक्टिशनर जो है ये सब कुछ कर सकता है ना? ऑडिटर तो सिर्फ ऑडिट ही कर सकता है ना? लेकिन प्रैक्टिशनर टर्म क्या है? ब्रॉड। आगे। बहुत ही बढ़िया बात। देखो ऑडिटर जो है, क्या लिख रही है तू? ऑडिटर जो है, ठीक है, वो हिस्टोरिकल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन को लेकर ऑडिट करता है। ऑडिटर, ऑडिट इज रिलेटेड टू हिस्टोरिकल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। कौन एक्सप्लेन कर सकता है ये चीज? बोल। जो पिछले फाइनेंशियल ईयर्स में आपने जो भी एक्टिविटीज कंडक्ट की, वो उस चीज को ऑडिट करेगा ऑडिटर, कि सही, मतलब इन्होंने सही से एफएस में इन्होंने ये इंक्लूड किया या नहीं, और कोई इन्होंने सही से डिस्क्लोज किया या नहीं। और कोई ऑडिटर पिछले साल की एफएस को पढ़ सकता, लेकिन आगे का नहीं पता सकता, लेकिन जो प्रैक्टिशनर है वो करंट स्टॉक। नहीं, मेरे को अभी सिर्फ यही बताओ कि ऑडिट इज रिलेटेड टू हिस्टोरिकल इंफॉर्मेशन, बस। तो हिस्टोरिकल इंफॉर्मेशन का ऑडिट करता है। हाँ, मतलब क्या? मतलब पहले बनाए हुए, यही एग्जांपल लेके बोलना भाई। मतलब अगर कोई फॉर्म है, हाँ, उसमें पास्ट ईयर्स में एफएस बनाए होंगे, हाँ, तो ऑडिटर उनका ऑडिट करता और बताता कि ये नहीं। सी पता है, ऑडिट इज ऑलवेज रिलेटेड टू हिस्टोरिकल इंफॉर्मेशन। बता दो कैसे? देखो एक साल है, ठीक है, 2024, 1 अप्रैल 2024, 2025, मतलब क्या कर रहा है? 31 मार्च 2025 है ना? तो
1 अप्रैल से लेके तो 31 मार्च, ये फाइनेंशियल ईयर होता है। आपको पता है ऑडिट कब होगा? जब मैनेजमेंट क्या बनाएगा, बराबर है। साल खत्म होने के पहले एफएस बनेंगे क्या? कैसे बनेंगे? तो एफएस बनेंगे या भी 31 मार्च होने के बाद। तो ऑडिटर का जो रोल है वो यहां से चालू होता है, करेक्ट है। वो ये पूरा साल का सब कुछ होने के बाद मैनेजमेंट उसको देता है एफएस, और उस एफएस का वो क्या करता है, ऑडिट। तो आपको पता है ये जो एफएस है इट इज नथिंग बट हिस्टोरिकल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, ऐसी फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन जो ऑलरेडी हो चुकी है, करेक्ट है। ऑडिट इज ऑलवेज रिलेटेड टू HFI, हिस्टोरिकल फाइनेंशियल, क्योंकि हम ऑडिट करते हैं एफएस का। एफएस बनता है साल खत्म होने के बाद, साल खत्म होने के बाद मतलब वो सारी इंफॉर्मेशन हो चुकी है। ऐसा कभी जिंदगी में नहीं हो सकता कि ऑडिट फ्यूचर फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन का ऑडिट कर रहा है या फिर प्रेजेंट फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन का ऑडिट, ऐसा हो ही नहीं सकता। क्योंकि ऑडिट चालू कब होगा? जब वो तुमको एफएस देगा। वो एफएस कब देगा? जब साल खत्म होगा। क्लियर है? कोई डाउट है क्या? लेकिन बोलता है प्रैक्टिशनर मे प्रोवाइड अश्योरेंस, क्या? प्रैक्टिशनर मे प्रोवाइड अश्योरेंस नॉट नेसेसरीली रिलेटेड टू हिस्टोरिकल फाइनेंशियल। ऐसा हो सकता है कि प्रैक्टिशनर मतलब जिसको अश्योरेंस के लिए बुला रहे, अपन ऑडिट के लिए बुला रहे, क्या अश्योरेंस के लिए बुला रहे, वो हो सकता है वो अपने को HFI के लिए अपन उसको बुला रहे हैं, मतलब ऐसी इन्वेंट्री जो ऑलरेडी उनके एफएस में है उसके लिए बैंक ने बुलाया, ये हो गया HFI। अभी बैंक उसको बोल रहा है कि भाई तू मेरे को अश्योरेंस दे कि इनके पास जो इन्वेंट्री है वो बराबर है या नहीं है, वो तो मेरे को बता ही बता, ये हो गया HFI। लेकिन मेरे को ये भी बता कि ये जो इन्वेंट्री है ये आगे जाके फिनिश गुड्स में कैसे कन्वर्ट होने वाली है, इनका जो कन्वर्जन रेशियो है वो सेम मेंटेन रहेगा या ऊपर नीचे चेंज होगा, मेरे को उसके बारे में भी तू ऑडिट करके दे कि इनका जो सिस्टम है प्रोडक्शन का वो कैसा है, आगे जाके कन्वर्जन रेशियो क्या रहेगा क्या नहीं। बेसिकली इट इज नॉट ओनली लिमिटेड टू HFI, it can be limited, it can be extended to present information, it can be extended to future information। इसके लिए अश्योरेंस एक ब्रॉडर चीज है, ऑडिट एक छोटी चीज है, लिमिटेड चीज है। समझ में आ रहा बात? ठीक है। तो हम बोलेंगे थ्री पार्टी रिलेशनशिप है, हम बोलेंगे प्रैक्टिशनर इज द पर्सन जो अश्योरेंस प्रोवाइड करता है। बोलो, ठीक है। फिर हम बोलेंगे ये ब्रॉडर है, प्रैक्टिशनर इज ब्रॉडर देन ऑडिटर। फिर हम बोलेंगे ऑडिट होता है HFI का, लेकिन अश्योरेंस कैन बी ऑफ HFI एंड मे बी एक्सटेंडेड अदर देन HFI। या फिर सरल भाषा में बोलेंगे अश्योरेंस मे बी फॉर इंफॉर्मेशन अदर देन हिस्टोरिकल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, मतलब हिस्टोरिकल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन के अलावा भी किसी चीज के लिए हम अश्योरेंस दे सकते हैं। क्लियर है? पक्का? ठीक है। उसके बाद में आता है रिस्पॉन्सिबल पार्टी। क्या आता है? रिस्पॉन्सिबल पार्टी इज द पार्टी रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रिपरेशन ऑफ सब्जेक्ट मैटर। सर सब्जेक्ट मैटर जिस चीज का भी अश्योरेंस चाहिए। मेरे एग्जांपल में सब्जेक्ट मैटर क्या है? क्या बात है, क्या है? क्योंकि बैंक ने बोला भाई इन्वेंट्री चेक कर, क्या अगर वही मान लो वो बोलता पीपी, तो सब्जेक्ट मैटर क्या होता? समझ में आया? तो मेरा जो केस था ट्रायंगल, उसमें 4 एलिमेंट कवर हो गए। पहले तो थ्री पार्टी रिलेशनशिप, रिस्पॉन्सिबल पार्टी, प्रैक्टिशनर और इंटेंडेड यूजर, और एक आता है नया टर्म सब्जेक्ट मैटर। सब्जेक्ट मैटर मतलब जिस चीज का अश्योरेंस देना है। बोलो, जिस चीज का अश्योरेंस देना है, वापस से, जिस चीज का अश्योरेंस देना है। क्लियर है? ठीक है। तो रिस्पॉन्सिबल पार्टी कौन है? वो पार्टी है जो रिस्पॉन्सिबल है सब्जेक्ट मैटर को प्रिपेयर करने के लिए। वो प्रिपेयर ही नहीं करेगा तो मैं काय का अश्योरेंस दूंगा? जैसे कि मैनेजमेंट अगर एफएस प्रिपेयर ही नहीं करेगा तो मैं ऑडिट क्या करूंगा? तो रिस्पॉन्सिबल पार्टी इज द पार्टी रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रिपरेशन ऑफ सब्जेक्ट। कोई डाउट? और तीसरा थ्री पार्टी रिलेशनशिप में वो है इंटेंडेड यूजर। इंटेंडेड यूजर कौन है? ये वो लोग हैं जिनके लिए मैं अश्योरेंस रिपोर्ट प्रिपेयर कर रहा हूं। पढ़ो जोर की। Intended user are the persons for whom an assurance report is
जिसके लिए मैं अश्योरेंस रिपोर्ट प्रिपेयर, मैं किसके लिए कर रहा हूं, बैंक के लिए, समझ में आया, वो है इंटेंडेड यूजर, जो उस रिपोर्ट को यूज करने वाला है, समझ में आया, पक्का। अभी तुम क्या करो, तुमको मैं घड़ी से घड़ी 20 सेकंड दे रहा हूं, अपनी रफ बुक ओपन करो और इसको बिना देखे लिखो, 3 पार्टी रिलेशनशिप। स्टार्ट। बिना देखे, ठीक है, ठीक है, लिखा। अभी फटाफट चेक करो, बोर्ड पे देखो, चेक करो हमने क्या लिखा, क्या क्या मिस किया। हाँ बरका, किया क्या, कितना मिस किया, बहुत सारे लोगों ने अच्छा लिखा, जिन लोगों ने वन लाइनर्स लिखा, ठीक है, समझ में आया डिफरेंस, है ना, क्या लिखा, क्या और लिख सकते थे, क्या नहीं लिखा, ठीक है ना, हर बार इट इज नॉट SNW, करेक्ट है। तो थोड़ा सा मतलब ऐसे बहुत लोगों ने अच्छा लिखा, ठीक है, नो डाउट अबाउट इट। तो इससे क्या मेरे को भी चेक होता कि समझ रहा नहीं समझ रहा, लिख पा रहे। थोड़ा सा क्लास में अपना ऐसा स्किल रखो कि आप क्लास में ही लर्निंग पैटर्न यूज करो, ऐसा मत सोचो कि मैं घर पे जाके लर्न करूंगी, ठीक है, थोड़ा क्लास में ही लर्निंग रखोगे ना तो जल्दी जल्दी काम होगा। चलो ये हो गया ना, ये इसका मेन क्रक्स था भाई,
ठीक है, ये थ्री पार्टी रिलेशनशिप अश्योरेंस एंगेजमेंट का मेन क्रक्स है। अभी उसके बाद में क्वेश्चन क्या था, एलिमेंट्स क्या है। एलिमेंट में पहला एलिमेंट क्या था, थ्री पार्टी रिलेशनशिप, ठीक है। दूसरा एलिमेंट क्या है, सब्जेक्ट मैटर, इट रेफर्स टू द इंफॉर्मेशन टू बी एग्जामिन्ड बाय द प्रैक्टिशनर। यही बोला मैंने, जो इंफॉर्मेशन प्रैक्टिशनर को एग्जामिन करनी है उसका मतलब है सब्जेक्ट मैटर। सूटेबल क्राइटेरिया, ओहो, मैं आपका पेपर चेक करता हूं, ठीक है। तो अगर पेपर की बात करें, जो आपने लिखा है दैट इज व्हाट, सब्जेक्ट मैटर। सब्जेक्ट मैटर, बराबर है। प्रैक्टिशनर कौन है, हाँ, जो चेक करेगा, चेक। हाँ मतलब मैं, प्रैक्टिशनर, ठीक है। रिस्पॉन्सिबल पार्टी कौन है, इंटेंडेड यूजर कौन है, पेरेंट्स, यस, ठीक है। अब सुनो, सूटेबल क्राइटेरिया क्या है, जिससे मैं चेक कर रहा हूं, मतलब सजेस्टेड आंसर्स, यस। सूटेबल क्राइटेरिया वो है कि मेरे को इन्वेंटरी चेक करनी है, कोई बेंचमार्क तो होना ना कि यार देख इनकी है ना 100 वैल्यू लिखी है, कि कम से कम 90-95 तो होनी चाहिए, मतलब एक बेंचमार्क। वो बेंचमार्क को ध्यान में रख के मेरे को सब्जेक्ट मैटर को चेक करना है। तो सूटेबल क्राइटेरिया देखो क्या है, बेंचमार्क, बोलो वापस बोलो, एक और बोलो, सबकी आवाज जब तक नहीं आएगी तब तक मैं आगे नहीं बढ़ूंगा। बेंचमार्क यूज टू इवेल्युएट द सब्जेक्ट मैटर, बोलो वापस बोलो, जैसे कि स्टैंडर्ड, गाइडेंस, लॉज, रूल्स, रेगुलेशंस, ठीक है, जो भी ये लोग बोलते हैं उसके हिसाब से हमको चेक करना है। स्टैंडर्ड मतलब स्टैंडर्ड ऑन ऑडिटिंग, स्टैंडर्ड ऑन अश्योरेंस एंगेजमेंट, वॉट एवर इट में भी, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, AFRF, एनीथिंग, ठीक है, ओके। अब आ जाओ सफिशिएंट एप्रोप्रिएट एविडेंस। सफिशिएंट एप्रोप्रिएट एविडेंस, ये मेरा चौथा एलिमेंट है। पहला है थ्री पार्टी रिलेशनशिप, उसमें तीन पार्टी निकाले अपन ने अभी, करेक्ट है। उसके बाद में सब्जेक्ट मैटर, उसके बाद में सूटेबल, उसके बाद में ये सब तो है। अब मैं चेक कर रहा हूं तो मुझे एविडेंस मिलेंगे, ये भी एलिमेंट है अश्योरेंस एंगेजमेंट का, ठीक है। वो क्या है, द प्रैक्टिशनर परफॉर्म्स अश्योरेंस एंगेजमेंट। क्यों परफॉर्म कर रहा है अश्योरेंस एंगेजमेंट, हम ऑडिट क्यों करते हैं, एविडेंस इकट्ठा करने के लिए। ऑडिट प्रोसीजर लगाते हैं, उससे क्या मिलता है, उससे एविडेंस से, एविडेंस से कंक्लूजन, कंक्लूजन से ओपिनियन से बार। समझ में आया, इसका नाम क्या है, ऑडिट साइकिल, ठीक है। तो वो क्यों कर रहा है एश्योरेंस एंगेजमेंट, ताकि उसको एविडेंस मिले। द प्रैक्टिशनर परफॉर्म्स एश्योरेंस एंगेजमेंट टू ऑब्टेन सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट एविडेंस। देखो यहां पे इन्होंने ऑडिट वर्ड नहीं यूज किया, अपन ने हर जगह क्या देखा है अभी तक, ऑडिट एविडेंस, क्या देखा है, क्योंकि हम ऑडिट कर रहे हैं अभी, अश्योरेंस एविडेंस नाम की कोई चीज नहीं होती, उसको एविडेंस ही बोलते हैं, ठीक है, ओके। तो हमारा अगला एलिमेंट क्या है, सफिशिएंट एप्रोप्रिएट एविडेंस, और नाम में छुपा है कि अश्योरेंस एंगेजमेंट इज द प्रैक्टिशनर conducts assurance engagement to obtain sufficient appropriate evidence. It is on the basis of evidence, बोलो, It is on the basis of evidence. वापस बोलो, It is on the basis of evidence. that the conclusions are arrived, that the Conclusions are arrived. है ना, एविडेंस के बेसिस पे हम कंक्लूजन्स बनाते हैं। एंड एन ओपिनियन इज फॉर्म्ड बाय द ऑडिटर। अब यहां आईसीआई ने गलती की, यहां बोल रहा था प्रैक्टिशनर, लेकिन उन्होंने ऑडिटर लिख दिया। समझ में आया बात, ठीक है। और साइकिल अपनी यही बोलती है, एविडेंस, कंक्लूजन, कंक्लूजन, ओपिनियन, ठीक है, क्लियर है, ठीक है ना। सिर्फ और सिर्फ मात्र 10 सेकंड दूंगा, ये दोनों चीजों को फटाफट लर्न करो, सुटेबल क्राइटेरिया, सफिशिएंट एप्रोप्रिएट एविडेंस, फटाफट।
हो गया? डन, ठीक है। अब आखिरी देखो, अ रिटर्न अश्योरेंस रिपोर्ट इन अप्रोप्रिएट फॉर्म, क्या है, क्या मतलब हो इसका? जो जो उसने उसका रिपोर्ट जो है सर रिपोर्ट, सर पूरा अश्योरेंस कर लिया, ठीक है, सूटेबल क्राइटेरिया देख लिया, सब्जेक्ट मैटर देख लिया, ठीक है, सफिशिएंट अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस, एविडेंस सफिशिएंट अप्रोप्रिएट एविडेंस इकट्ठा कर लिया। अब ये सब करके घर जाएगा क्या? रिपोर्ट देगा ना पहले, ये तो बैंक वाला मारेगा, वो टाइम पास कर रहा था क्या, है ना? तो उसको रिपोर्ट देना पड़ेगा। तो वो ये बोल रहा है कि एक रिटर्न, ऐसा नहीं कॉल करके बोल दिया हाँ सर बराबर सब, चलेगा क्या? एक रिपोर्ट चाहिए, एक रिटर्न अश्योरेंस रिपोर्ट देना पड़ेगा और अप्रोप्रिएट फॉर्म में देना पड़ेगा। ऐसा नहीं बस लिख दिया और कर दिया। हम स्कूल में भी लीव जब देते थे तो लीव देने का एक फॉर्मेट होता है, हर चीज का, हर रिपोर्ट का एक फॉर्मेट होता है, ठीक है। अ रिटर्न रिपोर्ट इज प्रोवाइडेड कंटेनिंग कंक्लूजन दैट कन्वेज द अश्योरेंस अबाउट द सब्जेक्ट मैटर। क्या होता है इस रिपोर्ट में? सारे कंक्लूजन होते हैं जिससे हम हमारा अश्योरेंस दे रहे हैं, और अश्योरेंस किस पे दे रहे हैं? सब्जेक्ट मैटर पर। क्लियर है? किसी भी डाउट? ठीक है। ऐसे इसमें 5 मेरे ख्याल से 6 है, नहीं 5 है, ठीक है, 5 है। एक है 3 पार्टी रिलेशनशिप, बोलो। एक है सब्जेक्ट मैटर, फिर एक सूटेबल क्राइटेरिया, ये हो गया प्लेटफॉर्म सेट। अब हम क्या करेंगे? एविडेंस इकट्ठा करेंगे, सफिशिएंट अप्रोप्रिएट एविडेंस, और एविडेंस के बाद में अल्टीमेटली हम एक रिपोर्ट इशू करेंगे। ये हो गया अश्योरेंस एंगेजमेंट के एलिमेंट्स। क्या? एक बार क्वेश्चन पढ़ लो बस जो मैंने लिखवाया था। ठीक है। अब जब अश्योरेंस एंगेजमेंट का आप डेफिनेशन पढ़ोगे तो आपको पूरा डेफिनेशन अपने आप लिख के आ जाएगा। बस ये पांचों एलिमेंट को जोड़ के डेफिनेशन लिखना है कि अ प्रैक्टिशनर इज अपॉइंटेड, ठीक है, अश्योरेंस एंगेजमेंट इज एन एंगेजमेंट इन विच अ प्रैक्टिशनर इज अपॉइंटेड, ठीक है, बाय द इंटेंडेड यूजर, ठीक है, टू रिव्यू द सब्जेक्ट मैटर, ठीक है, अगेंस्ट अ सुटेबल क्राइटेरिया। एक सुटेबल क्राइटेरिया के अगेंस्ट में सब्जेक्ट मैटर को रिव्यू करना, एंड प्रोवाइड अ रिपोर्ट आफ्टर ऑब्टेनिंग सफिशिएंट एविडेंस। ठीक है, ओके। अब एक और क्वेश्चन लिखो। अभी देखो ये है ना, ये जो बॉक्स है ना, ये बॉक्स अपन थोड़ी देर बाद में करने वाले हैं डिफरेंस का। इसकी जो जिसका ये डिफरेंस है ना वो नीचे कवर्ड है, ठीक है, इसको अपन एक बार के लिए होल्ड पे रखेंगे। अभी आ जाएंगे हम अगले क्वेश्चन पे, प्रोस्पेक्टिव फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, वन ऑफ द फेवरेट एरिया। ये अश्योरेंस एंगेजमेंट जो पढ़ा अपन ने वो, और ये पीएफआई, ये एकदम फेवरेट ऐसे है, ठीक है, पूछते रहते हैं। तो अभी अपन क्वेश्चन लिखेंगे, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय प्रोस्पेक्टिव फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन? डन। अब सुनो, व्हाट डू यू मीन बाय प्रोस्पेक्टिव? आगे का, फ्यूचर का, यस। अब पता है ये कब होता है? प्रोस्पेक्टिव फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। कोई गैस ले पा रहा है इससे? तीनों वर्ड से क्या बोली? एस्टिमेटेड फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। शी इज सेइंग सर इट इज एस्टिमेटेड फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। शी इज वेरी वेरी करेक्ट बोल सकते हो, ठीक है। अब मैं उसका उदाहरण देता हूं। मान लो हम सबको मिलके एक बिजनेस खोलना है, और वो बिजनेस काय का है? हम लोग सब मिलके इलेक्ट्रिक टू व्हीलर्स बनाने वाले हैं, जो एआई इनेबल्ड इलेक्ट्रिक टू व्हीलर है। एआई इनेबल्ड मतलब उसको तुम बैठने से मालूम पड़ जाएगा तुमको कहाँ जाना है, ठीक है, तुम्हारे बैठने से ही वो अपने आप चालू हो जाएगी, ठीक है। सामने कोई इतने मीटर पे देखा वो अपने आप हॉर्न मारेगी,
ठीक है, सिग्नल दिखा अपने आप रुक जाएगी, इसको बोलते हैं AI इनेबल्ड। तुमको पता है ना, कल एक फोन लॉन्च हुआ है, किसी को आइडिया नहीं? चाइना में हुआ, चाइना का, हाँ, दिल्ली है, फुल्ली है, हाँ, एक है ना फोन लॉन्च हुआ है नियो करके, ठीक है, हाँ, तो वो एक्चुअली उन्होंने सिर्फ एक प्रोटोटाइप लॉन्च किया है, साल के अंत तक फोन लॉन्च होगा। आपको पता है हम उस दौर के लोग हैं, मतलब मैं बहुत बुढ़ा नहीं हूँ, मतलब हम वो लोग हैं जिन्होंने ना एंड्रॉयड का जन्म देखा है, ठीक है। तो उस टाइम पे सैमसंग का एक फोन था गैलेक्सी वाई डियोस करके, ठीक है, इतना सा फोन था, ठीक है, और वो फोन मेरी सिस्टर के लिए पापा ने दिलाया था, ठीक है, और मैं एकदम ज्यादा से जेलस फील कर रहा था उस चीज से कि इतना बढ़िया फोन, वो भी स्मार्ट टच वाला फोन, और उसको दिला दिया करके, ठीक है। अब आज ऐसा लगता है कि वो फोन तो क्या ही था जब अपन दूसरे फोन यूज कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन उस टाइम पे एंड्रॉयड टेक्नोलॉजी का इजाद हुआ था, ठीक है, तब तक सिर्फ iOS था और वो भी बहुत छोटे वर्जन में था। एंड्रॉयड टेक्नोलॉजी से एप्स का कल्चर चालू हुआ, ठीक है, कि आपको एप्स मिलेंगे। तब तक उसके पहले फोन में क्या था, नथिंग बट डायलिंग द फोन, कैमरा, है ना, थोड़ा बहुत सॉन्ग सुन लेना हेडफोन लगा के, थोड़ा बहुत पिक्चर डाउनलोड करके छोटी स्क्रीन में देख लेना, उतना होता था। ऐप से वैरायटी ऑफ चीजें बढ़ गई, है ना, आज हर चीज का, ट्रेन को ट्रैक करने का ऐप है, ठीक है, वो दिल्ली में आया, इलेक्ट्रिक चलती ना टुकटुकी, कोई तो ऐप है जिससे वो इलेक्ट्रिक टुकटुकी को आप बंद कर सकते हैं, किसी के भी। इतना क्योस क्रिएट हो गया था, गवर्नमेंट को इमीडिएटली वो सारे ऐप्स बंद करने पड़े। स्टिल इंडिया डजंट हैव रेगुलेशन फॉर ऐप लॉन्चिंग, कि वो ऐप क्या कर सकता है या नहीं कर सकता। तब वो जमाना हमने देखा कि यहां से यहाँ पे आया, अब ऐसा लग रहा था इससे आगे टेक्नोलॉजी क्या ही जाएगी। ये जो फोन है जो आने वाला है, और मैं तुमको लिख के दे रहा हूं, जैसे नोकिया बंद हुआ, ठीक है, वैसा बहुत लंबा समय नहीं है कि आईफोन बंद हो जाएगा, ठीक है। कारण ये है कि अगर आप टेक्नोलॉजी से मैचअप नहीं करोगे, लोग आपको छोड़ देंगे, ये फिक्स है। तो वो जो फोन है, बताइए वो क्या करने वाला है, वो फोन में कोई ऐप नहीं रहेगा, वो फोन सारे काम खुद करेगा, उसमें सिर्फ एक AI एजेंट है, तुमको उसको बोलना है, तुम उसको बोल दो मेरे लिए अलार्म सेट कर दे, कोई अलार्म का ऐप नहीं है, वो सेट कर देगा, ठीक है। तुम उसको बोल दो कार्तिक का नंबर सेव कर दे, वो बोलेगा नंबर क्या है, नंबर बता दिया, उसने कार्तिक का नंबर सेव कर लिया, कार्तिक की सारी प्रोफाइल सेव्ड है। तुम उसको बोलो मेरा इंस्टाग्राम लॉन्च कर दे, वो इंस्टाग्राम लॉन्च कर देगा। तुमको इंस्टाग्राम का ऐप नहीं चाहिए फोन में, कंप्लीटली ऑपरेटिंग सिस्टम चेंज हो जाएगा। अभी इसके अंदर iOS का सिस्टम है, एंड्रॉइड फोन के अंदर एंड्रॉइड का सिस्टम है, उनका सिस्टम ही अलग है, उन्होंने खुद का नया सिस्टम बनाया। एंड आई एम टेलिंग यू दिस इज गोइंग टू ब्रेक ऑल द ग्राउंड रूल्स व्हिच आर एस्टैब्लिश्ड इन दिस इंडस्ट्री, ठीक है। इन एनी केस, हाँ, तो हम वहीं पे थे, तो हमको क्या करना था, हमको इलेक्ट्रिक, क्या था बोला तुमने, टू व्हीलर्स, AI इनेबल्ड इलेक्ट्रिक टू व्हीलर्स लॉन्च करना है, ठीक है। अब ये करने के लिए, टेक्नोलॉजी के लिए, प्रोडक्शन के लिए क्या लगेगा, पैसा, रॉ मटेरियल के लिए पैसा है तेरे पास में, सब चीज के लिए क्या लगेगा, पैसा, है ना। तो पैसा कहां से आएगा, तो हम जाएंगे बैंक के पास, है ना, हम जाएंगे बैंक के पास। जनरली बैंक तो फाइनेंस करती है, लेकिन बैंक है ना जनरली ऐसे लोन्स फाइनेंस करने में कम इंटरेस्टेड होते हैं जिसमें रिस्क बहुत ज्यादा है। AI इनेबल्ड स्कूटर कौन देखा, वो लाख रुपए में थोड़ी आएगी, वो आएगी 2 लाख 2.5 लाख में, ठीक है। तो बैंक है ना जनरली ऐसे रिस्की अफेयर्स में इसमें एंटर होते हैं इन्वेस्टर्स, शार्क टैंक इंडिया, ठीक है, जो ये मान के पैसा डालते हैं कि मेरा पैसा डूब गया, ठीक है, 10 में से एक रॉकेट निकलता है और वो सब लेके जाते हैं। यस, तो अब मैं गया अमन गुप्ता के पास, मैंने बोला भाई पैसे चाहिए, तो बोलता भाई तो बैठा है, कितने चाहिए, मैंने बोला 100 करोड़ चाहिए, बोला भाई नहीं है, बोला भाई चाहिए, ठीक है। तो हो उसने लाया 10-12 इन्वेस्टर, वो बोले यस, अब पर तू हमको बता कैसे अश्योरेंस देगा कि ये पैसा हमारा डूबेगा नहीं, ठीक है। बोला भाई अश्योरेंस कैसे दूं, अभी तो चालू भी नहीं किया, अभी तो सिर्फ आइडिया है और टेक्नोलॉजी भी है, लेकिन उसको टेक्नोलॉजी बहुत बार क्या होती है लेकिन फिर ग्राउंड पे नहीं आती है, तो मैं कैसे दूं। तो बोले एक काम कर, तू बना एक प्रोस्पेक्टिव फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, अमन मेरा दोस्त है, वो मेरी हेल्प कर रहा है, वो बोले तू बना एक PFI, क्या बोलते हैं, प्रोस्पेक्टिव फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, और उस पे डाल कि आने वाले 10 साल में तू कितनी क्वांटिटी बना सकता है,
कितनी कितनी क्वांटिटी तू सेल कर सकता है, उससे तेरा क्या क्या रेवेन्यू होगा, अल्टीमेटली तेरा प्रॉफिट क्या क्या होगा, ये तैयार कर। हम लोग करते हैं ना इन्वेस्टमेंट डिसीजन एफएम में, ठीक है। आपको कैश फ्लोज बनाने हैं, प्रोस्पेक्टिव फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, एक एफएम में चैप्टर है इन्वेस्टमेंट डिसीजन, थोड़ा बहुत ऐसा ही है। आज का जो पूरा जमाना है वो इन्वेस्टमेंट डिसीजन पे टिका है, मैक्सिमम सीए जॉब्स उसी में। जिसको एफएम में वो चैप्टर नहीं आता उसका सीए बनने के बाद भी फायदा नहीं, क्योंकि उसको बोलते हैं फाइनेंशियल मॉडलिंग। क्या बोलते हैं? फाइनेंशियल मॉडलिंग। तो प्रोस्पेक्टिव फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन बनाना है। क्या बनाना है? प्रोस्पेक्टिव फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, है ना। अब ये हिस्टोरिकल तो है ही नहीं, ये हिस्टोरिकल तो है ही नहीं, ये क्या है? फ्यूचरिस्टिक, प्रोस्पेक्टिव है। अब इसको ऑडिट करने के तरीके अलग अलग होंगे, इसको ऑडिट करने के तरीके अलग अलग होंगे, ठीक है। तो हमको इसके बारे में जानकारी आईसीआई ने दी। द प्लॉट इज क्लियर, क्या करना है? बढ़ो आगे। प्रोस्पेक्टिव फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन मींस फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन जो कि काय पे बेस्ड है? अजम्पशंस पे, कि मैं इतनी गाड़ी बेच दूंगा, ये साल में इतनी गाड़ी प्रोड्यूस हो जाएगी, पहले दिल्ली में बेचूंगा फिर मुंबई में बेचूंगा, 10वें साल तक पहुंचते पहुंचते मैं अकोला तक पहुंच जाऊंगा, इंडिया में हर जगह मेरी गाड़ी दिखेगी, ठीक है। तो ये काय पे बेस्ड है? अजम्पशन। अबाउट इवेंट्स दैट मे ऑकर इन फ्यूचर एंड पॉसिबल एक्शंस बाय एन एंटिटी, ठीक है। तो ये पीएफआई काय पे बेस्ड है? अजम्पशंस पे। काय के अजम्पशंस? कि फ्यूचर में ये इवेंट होने वाले हैं, है ना। फ्यूचर में हम लोग ये एक्शन लेने वाले, मतलब 4 साल बाद में हम लोग इंटरनेशनल श्रीलंका में लॉन्च कर देंगे, ठीक है। फ्यूचर में होने वाले इवेंट्स, फ्यूचर में लेने वाली एक्शंस जो एंटिटी लेने वाली है, ठीक है, उसके ऊपर अजम्पशंस बनाएगा। उसको लेके हमने क्या बनाया? अजम्पशंस। और हमारे पीएफआई काय पे बेस्ड है? उन अजम्पशंस। पीएफआई काय पे बेस्ड है? अजम्पशंस। और ये अजम्पशंस काय को लेके बनाए हुए हैं? इवेंट्स या फिर फ्यूचर एक्शंस जो एंटिटी लेने वाला है। समझ में आई बात? ठीक है, बोलो मेरे पीछे। पीएफआई मींस फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन बेस्ड ऑन असम्पशंस about events that may occur in future. वापस से, prospective financial information means financial information जो काय पे बेस्ड है? assumptions पे, based on assumptions about the events which may occur in future. क्लियर है? सभी को क्लियर है? इट कैन बी इन द फॉर्म ऑफ अ फोरकास्ट और प्रोजेक्शन। इसको प्रोजेक्शन बोल दो या फोरकास्ट बोल दो, कुछ भी, दोनों एक ही बात है, ठीक है। कोई डाउट? ये हो गया पहला पार्ट, प्रोस्पेक्टिव फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, ठीक है। इसमें सीए का रोल आता है। सीए का रोल ये है कि सीए बोलता है कि मैं, अच्छा इसमें सीए क्या चेक करने वाले आप बताओ? क्या बोला? ये बात अल्टीमेटली वो पीएफआई, देखो दो सिक्के के पहलू है। ये जो पीएफआई है ना, और सॉरी ये जो पीएफआई है, ठीक है, और एक है मान लो सीए, बराबर है। ये जो पीएफआई है ये काय पे बेस्ड है? असम्पशंस पे। तो मैं ये कह दूं कि ये पीएफआई का हार्ट क्या है? हार्ट ये असम्पशंस है ना। अब मेरे को बोलता है बैंक वाला अमन गुप्ता मेरे को बोलता है कि तू ये जो कंपनी है स्कूटर वाली, इनके पीएफआई की चेकिंग कर, इनके पीएफआई की चेकिंग कर। मैं बोला पागल है तू, मेरे को ऐसी चीज की चेकिंग करने बोल रहा है जो अभी तक हुई नहीं है, मैं कैसे चेक करूं? अमन मेरे को बोलता है देखो पीएफआई चेक नहीं करना है, देखो ये अजम्पशन चेक करना है। अब ये अजम्पशन कौन बनाया? मैनेजमेंट बनाया, हम लोग बनाए ना, जिसकी कंपनी है, राइट। हम लोग क्या करेंगे? जानबूझ के हाइपोथेटिकल अजम्पशन बनाएंगे।
4 साल में श्रीलंका, 5 साल में नेपाल, 6वें साल में यूएसए, 8वें साल में डोनाल्ड ट्रंप से मीटिंग सेट करना है। शार्क टैंक देखा होगा तो ऐसे ही है, ये कर लेंगे वो कर लेंगे ऐसा कर लेंगे, असम्पशंस। तो मैनेजमेंट तो हर बार बेटर असम्पशन बनाएगा, हाइपोथेटिकल असम्पशन बनाएगा। तो आपको चेक करना है कि मैनेजमेंट ने जो असम्पशन बनाया है वो कितनी रियलिस्टिक है। समझ में आया? बोलो, प्रोस्पेक्टिव फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन Prospective financial information मीन्स फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन means financial information based on about what? About future events and actions taken by the company or which the company is going to take. आर्यन मैं क्लास में हूं, लगाऊ के 15 मिनट में? ठीक है, क्लियर है? हाँ, उसकी बाद में इन सच टाइप ऑफ अश्योरेंस एंगेजमेंट एग्जामिनेशन इज नॉट ऑफ हिस्टोरिकल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। बोलता है इस तरीके के एंगेजमेंट में, इस तरीके के अश्योरेंस, ये भी एक टाइप ऑफ अश्योरेंस एंगेजमेंट ही है ना? अभी ऊपर अपन ने क्या बोला था? अश्योरेंस एंगेजमेंट इज नॉट नेसेसरीली ऑफ हिस्टोरिकल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। ये होगी ना प्रोस्पेक्टिव फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, तो ये भी अश्योरेंस एंगेजमेंट ही है, बराबर है। ये अलग से क्यों बुक में कवर्ड है? क्योंकि ये लोगों को समझ में नहीं आती है, थोड़ी सी डिफरेंट है। पीएफआई करेक्ट है ना? स्टडी मैट में ये पूरा गंदी पैराग्राफ बेसिस पे लिखा हुआ है, अपन ने उसको बढ़िया बुलेट्स फॉर्म में लाया। ठीक है, पहला डेफिनेशन हो गया। दूसरा उसने क्या बोला कि ये एचएफआई नहीं है। ठीक है, सो इस तरीके की अश्योरेंस एंगेजमेंट में एग्जामिनेशन एचएफआई का नहीं होता है, एग्जामिनेशन एचएफआई का नहीं होता है। इन सच टाइप ऑफ अश्योरेंस एंगेजमेंट एग्जामिनेशन इज नॉट ऑफ हिस्टोरिकल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। बोलो, नॉट ऑफ हिस्टोरिकल फाइनेंशियल, वापस से not of historical financial information. समझ में आया? उसके बाद में HFI इज रूटेड इन पास्ट इवेंट्स, है ना? हिस्टोरिकल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन के जड़े कहां पे हैं? पास्ट इवेंट्स पे, विच हैव ऑलरेडी ऑकर्ड, जो ऑलरेडी ऑकर हो चुकी है। लेकिन वेयर एज प्रोस्पेक्टिव फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन इज रिलेटेड टू फ्यूचर इवेंट। समझ रहे डिफरेंशिएशन? ठीक है, तो अभी तक हमने पीएफआई में 3 पॉइंट पढ़े। पहला डेफिनेशन, ठीक है, पीएफआई मींस फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन जो कि अजम्पशन पे बेस्ड है, दैट्स इट, बस 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 इतना ही नोट्स में डालना है। पीएफआई मींस एफआई बेस्ड ऑन अजम्पशन, दैट्स इट। ठीक है, ये पहला हो गया। दूसरा, नॉट एचएफआई। ठीक है, इन दिस टाइप ऑफ अश्योरेंस एंगेजमेंट द फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन इज नॉट हिस्टोरिकल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। ठीक है, इट इज नॉट एन एग्जामिनेशन ऑफ हिस्टोरिकल फाइनेंशियल। तो अगला बुलेट क्या, अगला ट्री क्या आ गया? एग्जामिनेशन इज नॉट ऑफ एचएफआई। तीसरा क्या आ गया? एचएफआई, द रूट्स ऑफ एचएफआई आर बेस्ड ऑन पास्ट इवेंट्स व्हिच हैव ऑलरेडी ऑकर्ड, बट पीएफआई इज बेस्ड ऑन फ्यूचर इवेंट्स। ये तीनों पॉइंट कवर हो गए, पक्का? अपनी आंख बंद करो सभी लोग और तीनों पॉइंट दिमाग में खुद को बोलो। बोल दिया? ठीक है, पहला डेफिनेशन, दूसरा एग्जामिनेशन और तीसरा रूट्स। ये अपने हेडिंग ध्यान में रखना है। ठीक है, साइड में लिख लो चाहिए तो। पहला क्या रहेगा? डेफिनेशन, अगर एग्जाम में आएगा तो। ठीक है, दूसरा क्या रहेगा? एग्जामिनेशन। तीसरा, चौथा, practitioner obtains sufficient appropriate evidence. Practitioner obtains sufficient appropriate evidence to the effect that management's assumption on which practitioner obtains sufficient appropriate evidence. यहां पे काट दो। ठीक है, प्रैक्टिशनर क्या करता है?
एविडेंस देता है ना, बिना एविडेंस के तो वो अश्योरेंस दे ही नहीं सकता। काय को लेके करता है, किस चीज को लेके करता है, टू द इफेक्ट दैट मैनेजमेंट अजम्पशंस जिसके ऊपर पीएफआई बना है वो अनरीजनेबल तो नहीं है। ठीक है, तो चौथा पॉइंट है एविडेंस। ठीक है, क्या बोलता है एविडेंस, अपन अपनी लैंग्वेज में बोलेंगे, क्या बोलता है एविडेंस, प्रैक्टिशनर ऑब्टेन्स सफिशिएंट एप्रोप्रिएट एविडेंस, खत्म। किस चीज को लेके, मैनेजमेंट अजम्पशंस ऑन विच द पीएफआई इज बेस्ड, और क्या चेक करता है, एंड अश्योरेंस प्रैक्टिशनर चेक्स वेदर दिस अजम्पशंस आर नॉट अनरीजनेबल। ये हो गया अपना लैंग्वेज, लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। समझना है, तीन चीज एविडेंस लेगा, किस चीज को लेके, अजम्पशन को लेके, और क्या एविडेंस लेगा अजम्पशन को लेके कि वो अनरीजनेबल तो नहीं है। क्लियर है, ठीक है। उसके बाद में यहां पे मैं लिख दूंगा एविडेंस। उसके बाद का पीएफआई रिलेट्स टू फ्यूचर इवेंट्स, द ऑडिटर इज देयरफॉर नॉट इन अ पोजीशन टू एक्सप्रेस एन ओपिनियन एज टू वेदर द रिजल्ट शोन इन द पीएफआई विल बी अचीव्ड। कितना बढ़िया बात है, ठीक है। पीएफआई काय पे बेस्ड है, फ्यूचर इवेंट पे, तो ऑडिटर इज नॉट इन अ पोजीशन टू एक्सप्रेस एन ओपिनियन दैट द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स दैट द फ्यूचर इवेंट्स विल बी अचीव्ड, कि जो भी टारगेट है, जो भी चीजें अचीव होंगे नहीं होंगे मैं नहीं बोल सकता, मैं सिर्फ अजम्पशन चेक कर रहा हूं कि वो अजम्पशन अनरीजनेबल नहीं है। लेकिन अजम्पशन तो अजम्पशन है, कल जाके मेरे को अभी रीजनेबल लगे, कल जाके ये लोग काम करना बंद कर दिए, इनका मोरल नीचे हो गया, ये लोग ढीले पड़ गए। अभी मेरे को लग रहा है आप लोग सब लोग चैप्टर 1 रिवाइज कर लोगे, चैप्टर 1 लर्न कर लोगे, भयानक टेस्ट लिखोगे, कल जाके आपने मेरा अजम्पशन सही है ना, अभी लग रहा है, कल जाके आप लोगों ने नहीं किया तो मैं क्या करूं। प्रैक्टिशनर तो यही बोलेगा ना, मैंने अजम्पशन चेक किए, तो बोलता है पीएफआई जो है वो फ्यूचर इवेंट से जुड़ा हुआ है, किससे, द ऑडिटर इज देयरफॉर नॉट इन अ पोजीशन, कि वो एक ओपिनियन दे दे कि भाई ये जो रिजल्ट्स है जो पीएफआई शो कर रहा है, पीएफआई जो रिजल्ट शो कर रहा है ये हाइपोथेटिकल है, अभी तक अचीव थोड़ी हुए, ये तो बोल रहा है मैं 1 साल में ये प्रॉफिट कर लूंगा, सेकंड ईयर में ये कर लूंगा, थर्ड ईयर में ये कर लूंगा, करेक्ट है। द रिजल्ट शोन बाय पीएफआई विल बी अचीव्ड, ये ओपिनियन देने के मैं पोजीशन में नहीं हूं, क्यों, क्योंकि पीएफआई फ्यूचर इवेंट पे बेस्ड है। समझ में आ रहा, क्योंकि पीएफआई फ्यूचर इवेंट पे बेस्ड है। ये वाला पॉइंट फटाफट देख के लिखो जल्दी रफ बुक में। लिख लिया, ठीक है, ओके। तो ये हो गया ओपिनियन। तो अभी तक क्या देखा अपन ने, डेफिनेशन, फिर अपन ने देखा एग्जामिनेशन, फिर अपन ने देखा रूट्स, फिर अपन ने देखा एविडेंस, फिर अपन ने देखा ओपिनियन। एविडेंस के बाद में ओपिनियन आता है, ठीक है। डेफिनेशन, एग्जामिनेशन, रूट्स, एविडेंस, ओपिनियन, क्लियर है। उसके बाद में देखो प्रैक्टिशनर प्रोवाइड्स अ रिपोर्ट। अब देखो एविडेंस हुआ, फिर उसने ओपिनियन के बोला कि मैं ओपिनियन तो नहीं दे सकता आपको कि ये जो पीएफआई में रिजल्ट बताया है ये एक्चुअली अचीव होंगे या नहीं होंगे। अब ओपिनियन के बाद में क्या आता है, रिपोर्ट। प्रैक्टिशनर प्रोवाइड्स अ रिपोर्ट अश्योरिंग दैट नथिंग हैज कम टू प्रैक्टिशनर्स अटेंशन। मेरे अटेंशन में ऐसा कुछ भी नहीं आया है जो सजेस्ट करे कि ये जो अजम्पशंस है डू नॉट प्रोवाइड रीजनेबल बेसिस फॉर द प्रोजेक्शन, ऐसा मेरे नजरों में नहीं आया है। नथिंग हैज कम, बोलो नथिंग हैज कम टू द प्रैक्टिशनर्स अटेंशन।
Nothing has come to the practitioner attention. ऐसा कुछ मेरे अटेंशन में नहीं आया that suggest that these assumptions are based on unreasonable basis. करेक्ट है ना? ऐसा मेरे ये आपकी रिपोर्ट में ये वर्डिंग आनी चाहिए, दैट्स इट. आप ओपिनियन तो दे नहीं सकते, ठीक है, तो आप ये दे दोगे कि मेरे अटेंशन में ऐसा कुछ नहीं आया कि मैं ये बोल दूं कि जो अजम्पशंस है ये अनरीजनेबल है फॉर द प्रोजेक्शन. क्लियर है? आप रिपोर्ट काय पे दे रहे हो? अजम्पशन की रीजनेबिलिटी पे. बोलो, अजम्पशन की रीजनेबिलिटी. जो पीएफआई के रिजल्ट्स दिख रहे हैं कि अगले साल ये प्रॉफिट होगा, उसके अगले साल ये प्रॉफिट होगा, इस पे अपना कोई कंट्रोल. समझ में आई बात? डेफिनेशन, एग्जामिनेशन, रूट, ओपिनियन, एविडेंस, ओपिनियन, रिपोर्ट. कितने पॉइंट हो गए? 6 हो गए ना? अब देखो यहां पे मैं लिख दूंगा रिपोर्ट. उसके बाद में सच टाइप ऑफ अश्योरेंस एंगेजमेंट प्रोवाइड ओनली अ मॉडरेट लेवल ऑफ अश्योरेंस. कौन सा? बहुत हाई नहीं है. क्या है? मॉडरेट लेवल है. क्या है? ये ध्यान रखना लाइन, इसके ऊपर 2 बार एमसीक्यू आया हुआ है. क्या है? मॉडरेट लेवल. देखो एसएस क्या देता है? रीजनेबल अश्योरेंस. क्या देता है? तो ऑडिट की भाषा में बात करें, रीजनेबल अश्योरेंस इज अ हाई लेवल ऑफ अश्योरेंस. कौन सा? रीजनेबल. क्योंकि अपने केस में ऑब्सोल्यूट तो होता ही नहीं है, तो वो तो हटा ही दो. तो बोलता है रीजनेबल जो है ये हाई लेवल है. अब जो तू पीएफआई को लेके दे रहा है, तू पीएफआई को लेके दे रहा है, मतलब अश्योरेंस एंगेजमेंट जो दे रहा है वो मॉडरेट लेवल है. क्या है? तो पीएफआई में जो अश्योरेंस है वो है मॉडरेट लेवल ऑफ अश्योरेंस. ठीक है, ये हो गया आपका पीएफआई. डन. अभी आज का होमवर्क सुनो. आपको ये करना है, अपन ने आज क्या करा है? बेनिफिट्स ऑफ ऑडिटिंग करा. आज अपने 3 क्वेश्चन करे. ठीक है, बेनिफिट्स ऑफ ऑडिटिंग, अश्योरेंस एंगेजमेंट और पीएफआई. तीनों बड़े बड़े क्वेश्चन किए. ये तीनों क्वेश्चन आपने अपने चार्ट में लिख लेना है. मैंने कुछ नोट्स आपको लिखाई है ना? जो नहीं लिखाई है, जो बच गई है, वो आप लिख लेना आज. ये तीनों क्वेश्चन को अच्छे से लर्न करके आना बाय हार्ट. पहले ही बोल रहा हूं मैं, कल इनको तीनों को अच्छे से लर्न करके आना और पीएफआई का एसएनडब्ल्यू करके आना. किसका? किसका? और ये तीनों कौन से बेनिफिट्स, अश्योरेंस एंगेजमेंट और पीएफआई, ये तीनों को अच्छे से लर्न करके आना. 3 काम है, एक तो चार्ट, एक तीनों की लर्निंग और एसएनडब्ल्यू पीएफआई का. ठीक है.